जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग YouTube चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको नेपाल की गुरुंग जाति को लेकर जानकारी दे रहा हूं। आमतौर पर भारत में लोग नेपाल के लोगों को देखकर समझते हैं कि सभी बस एक ही जाति नस्ल के हैं, परंतु नेपाल में भी उसी तरह के विभिन्न समाज हैं जिस तरह से कि भारत में है। यहाँ पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, डोगरा, कश्मीरी, मलयाली, गुजराती आदि समाज हैं। नेपाल में ठकुरी, क्षेत्री, नेवार, किरात, मगर, राय, लिम्बो, तमांग, शेरपा, मधेसी के साथ ही गुरुंग समेत बहुत से समाज हैं। नेपाल का एकीकरण करने वाले नरेश पृथ्वीनारायण शाह की जो प्रारंभिक गोरखा सेना थी उसमें जो 4 जातियां थी उनमें ठकुरी, क्षेत्री, मगर और गुरुंग ही शामिल थे। और इस बार इन्हीं गुरुंग जाति को लेकर मैं बात करूंगा, विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है सत्यमेव जयते टीवी जो कि समसामयिक समाचारों पर केंद्रित है। दोनों को देखिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं हम नेपाल के गुरुंग की। वैसे गुरुंग लोग भारत में भी रहते हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम समेत नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी। गुरुंग नेपाल के गंडकी प्रांत की पहाड़ी इलाकों में रहने वाला एक समूह है। गुरुंग लोग मुख्य रूप से नेपाल के मनांग, कास्की, लामजुंग, गोरखा जिलों में अन्नपूर्णा क्षेत्र के आसपास रहते हैं। वे भारत में सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वे सिनो तिब्बती गुरुंग भाषा बोलते हैं। अधिकांश गुरुंग तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म का पालन भी करते हैं। विदेशी और कोरियाई ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के कारण बहुत से गुरुंग अब ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा नेपाल में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वह दलितों के साथ ही गुरुंग समाज का भी हो रहा है। गुरुंग लोगों की उत्पत्ति का संबंध चीन के किंगही में स्थित कियांग लोगों से जोड़ा जाता है। हालांकि भारत में माना जाता है कि हिमालय में जो प्राचीन गुर्गण जाति थी वही आज के गुरुंग हैं। नेपाल में मुख्यतः गोरखा जिन लोगों को कहा जाता है उनमें गुरुंग भी शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नेपाल का एकीकरण करने वाले नरेश पृथ्वीनारायण शाह की गोरखा सेना में जो 4 जातियों के लोग शामिल थे वे ठकुरी, क्षेत्री, मगर और गुरुंगी थे। गुरुंग लोग बहादुर, कर्मठ, ईमानदार और मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, जैसे कि अन्य नेपाली होते हैं। दूसरों के लिए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं। गुरुंग नेपाल की सेना के साथ ही भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना का हिस्सा बनते हैं। भारत में गोरखा रेजिमेंट में नेपाल से जो प्रमुख तौर पर जातियां शामिल होती हैं उनमें गुरुंग शामिल हैं। माना जाता है कि गुरुंग लोग 6ठी शताब्दी के आसपास तिब्बत से नेपाल आए। उनके पूर्वज मस्तंग के रास्ते नेपाल आए। वे तिब्बत में बौद्ध धर्म के फैलने से पहले नेपाल पहुंचे और बाद में तिब्बती बौद्ध धर्म का भी पालन करने लगे जो उत्तर की तरफ है, यानी जो तिब्बत की सीमा से जुड़े क्षेत्र हैं। जबकि निचली यानी दक्षिण की तरफ रहने वाले गुरुंग हिंदू धर्म का भी पालन करते हैं। गुरुंगों की लोक कथा घाले राजा यानी घाले राजा की कहानियों से जुड़ी है। उन्हें गुरुंगों का शासन करने वाला प्राचीन राजा माना जाता है। इतिहास के अनुसार गुरुंगों ने आयुधजीवी सैनिकों के रूप में काम करके नेपाल का एकीकरण करने वाले नरेश पृथ्वीनारायण शाह और उनके वंशजों की मदद की। उन्होंने नेपाल के एकीकरण अभियान में मदद करके अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। शाह वंश के शासन में गुरुंगों की उनकी सेवा के बदले नेपाली राज्य में अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त हुआ। वे आयुधजीवी सैनिकों के रूप में सेवा करते रहे। तभी तो 19वीं सदी में नेपाली सरकार ने एक संधि पर अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षर किए जिसके तहत गुरुंगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने का अधिकार मिल गया था। आज भी नेपाल के
गुरुंगों को गोरखा सेना के साथ ही ब्रिटिश सेना और भारत की सेना में भर्ती किया जाता है। और मैंने पहले भी कहा कि गोरखा रेजिमेंट में जो भारत की है उसमें गुरुंग भी शामिल होते हैं। गुरुंग नेपाल के अन्नपूर्णा और माछा पुछरे पहाड़ों और हिमचुली के दक्षिण में रहने वाली एक जनजाति है। गुरुंग नेपाल में सूचीबद्ध 59 आदिवासी जनजातियों में से एक है। माना जाता है कि इसे तिब्बती शब्द ग्रोंग से गुरुंग कहा जाता है, जिसका अर्थ किसान होता है। गुरुंग स्वयं को तमु कहते हैं। तिब्बती भाषा में तमु का अर्थ घुड़सवार होता है। यह भी कहा जाता है कि एशिया की ऐतिहासिक हूण जाति के लोग ही गुरुंग हैं। गुरुंग लोगों के बीच एक अनोखी सांस्कृतिक प्रथा भी है और यह है क्रॉस कजिन विवाह प्रथा, यानी चचेरी ममेरी बहनों के साथ विवाह। गुरुंग समाज में विवाह आमतौर पर परिवारों के बीच औपचारिक समझौते के माध्यम से या भाग कर तय किए जाते हैं, जहां जोड़े माता पिता की सहमति के बिना एक साथ भाग जाते हैं। पारंपरिक गुरुंग विवाह में अक्सर चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह होता है, जहां लड़का अपनी माँ के भाई की बेटी यानी मातृपक्ष से यानी मामा की बेटी से विवाह करता है, या लड़की अपने पिता की बहन के बेटे यानी बुआ के बेटे के साथ विवाह करती है। यह प्रथा कई हिंदू समाजों से अलग है, जहां चचेरे भाई बहनों से विवाह वर्जित माना जाता है, और क्योंकि यह माना जाता है कि चचेरे भाई बहन भी सगे भाई बहन की तरह होते हैं। नेपाल में विभिन्न जातीय समूहों के बीच यह आम प्रथा है। इसमें गुरुंग, तमांग, मगर, थकाली और छंत्यांग समुदाय शामिल हैं, जो कि ममेरी फुफेरी भाई बहनों में शादी विवाह को मान्यता देते हैं। गुरुंगों के मुख्य आवासीय क्षेत्र कास्की, लामजंग, मस्टैंग, मनांग पर्वत और शांगजा जिले हैं। यह भी कहा जाता है कि हिमालय की प्राचीन जाति गुरुगण ही आज के गुरुंग है। गुरुंग को तमु भी कहा जाता है। तमु और गुरुंग एक ही जाति को संदर्भित करने वाले दो नामयुक्त शब्द हैं। तमु शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। इस शब्द में प्रयुक्त तमु अक्षर में ता का अर्थ वज्र, उप, घोड़ा और वज्र है। मुँह आकाश है, इसलिए विद्वान लोग लिखते हैं कि तमु का अर्थ है आकाश का वज्र, घोड़ा वाला या चरवाहा और लेखलियानी। यह भी कहा जाता है कि गुरुंग शब्द तिब्बती शब्द गुरोंग से लिया गया है, जिसका अर्थ किसान और कृषक होता है। यह भी कहा जाता है कि तिब्बती शब्द घोरंग का ही अपभ्रंश है गुरुंग। एक कहावत यह भी है कि घोरांग का अर्थ है तंबू। एक बात यह भी कही जाती है कि गुरुंग वहाँ के गुरुंग क्षेत्र से आए थे। कुछ विद्वानों ने यह भी तर्क दिया है कि गुरुंग चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के जोरांग से आए थे। कुछ विद्वान गुरुंग शब्द की उत्पत्ति तमु शब्द कुक्रोहा कुनौ क्रोहन मुखिया अर्थात नौ मुखिया का अपभ्रंश है। गुरुंगों का इतिहास या उनके राज्य का इतिहास दो राजाओं से प्रारंभ होता है। गुरुंग वंशावली में रागस्य राजा और भगस्य राजा का उल्लेख मिलता है। ये रागस्य और भगस्य किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है, बल्कि घले राजा और शाही राजा जैसे जाति नाम है। ये रागस्य और भगस्य यहाँ के भूमिपुत्र हैं। वैसे तो गुरुंगों में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, किंतु कई शताब्दियों से अन्य पहाड़ी लोगों के साथ रहते हुए गुरुंग उनकी संस्कृतियों के साथ घुलते मिलते रहे हैं और वे विभिन्न तरीकों से उनसे प्रभावित हुए हैं। नतीजतन गुरुंग की जाति व्यवस्था दो भागों में बंट गई। एक 4 जाति पीलीघी 4 जाट और 16 जाति कुगही 16 जाट व्यवस्था। इसके भीतर 30 से अधिक नामित कबीले हैं। गुरुंगों की अपनी बोली है। गुरुंग भाषा को तमुकबी कहा जाता है। गुरुंग भाषा को भोट वर्मी और खमेर परिवार की भाषा कहा जाता है। गुरुंगों के पास खीमा की नामक एक लिपि है और कहा जाता है कि यह लिखने योग्य है, लेकिन गुरुंग इस लिपि का उपयोग नहीं करते हैं। गुरुंग समाज के नेपाल में पहुंचने को लेकर कई कहानियां प्रचलन में हैं। प्राचीन काल में गुरुंग नेपाल के गंडक क्षेत्र में कैसे पहुंचे, इस बारे में अधिकतर विद्वानों का मानना है कि वे गंडक क्षेत्र में चीन, तिब्बत के माध्यम से नेपाल के मस्तंग, मनांग, कास्की, लामजंग, गोरखा, स्यांगजा और तनाहुन में बस गए। कुछ विद्वानों का कहना है कि गंडक क्षेत्र में आने से पहले गुरुंग पहले भारत में
मंगोलिया से लेकर चीन तिब्बत तक बसे और बाद में गंडक क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि गुरुंग हिंदू हैं, वे ये कहते हैं कि गुरुंग की वंशावली में यह बात कही गई है। गुरुंगों के वंशावली में कहा गया कि वे कन्नौज के आर्य थे। लेखक जनकलाल शर्मा ने तर्क दिया है कि गुरुंग हूण जाति के हैं। तामू के वंशज मंगोलिया से चीन में कोकोनार झील यानी कोकाली, महस्योन तिब्बत में सिचुआन, यूनान चामदो, नेपाल में मस्टैंग, फालिसप्रोन, मनांग में लिप्रोन तथा लोबर होते हुए ल्योकान, खोला, सोमप्रे, थ्युआ के आसपास स्थायी रूप से बस गए। ये लगभग 500 साल पहले यहाँ बसे थे। सन 2000 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके और पुरातत्व विभाग की एक शोध रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में तामू यानी गुरुंग के पूर्वज एशियाई महाद्वीप के मध्य उत्तरी चीन, मंगोलिया में पैदा हुए थे। भोजन की तलाश में वे वहाँ से किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के माध्यम से पश्चिम की ओर चले गए और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गए और पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र और तिब्बत के जंगलों को पार करते हुए चीन के सिचुआन प्रांत से दक्षिण में ओइचू चोटी के माध्यम से तिब्बती क्षेत्र में प्रवेश कर गए। तिब्बत से पहाड़ों को पार करते हुए एक बड़ा समूह मनांग, मस्टैंग, जोमसोम, लाब्लू, तिलिचो झील के आसपास से म्यूनिक ह्यूला पहुंचे थे। गुरुंग के मौखिक विज्ञान को पाई और पारंपरिक धर्म को पाइटैन, लूटैन कहा जाता है। संस्कृति और परंपराएं इस मौखिक ग्रंथ से आई हैं। गुरुंगों को इसे प्रकृति पूजक या बौद्ध धर्म का भक्त माना जाता है। हालांकि हाल में वे बौद्ध और हिंदू धर्म को अपनाने लगे। लोसार गुरुंगों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। नेपाल के एकीकरण से लेकर आधुनिक नेपाल के इतिहास में गुरुंगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हम गुरुंगों की वंशावली की बात करें तो उसमें कई तरह की वंशावलियाँ पाई जाती हैं। गुरुंगों के तिले, कुगी और सोगी की अलग अलग वंशावलियाँ हैं, जिसके अनुसार कुगियों को कश्यप गोत्र का कहा जाता है, सोगियों को कन्नौज बुंदेलखंड का भारद्वाज गोत्र का कहा जाता है। हालांकि यहाँ राजा यशोब्राह शाह की वंशावलियाँ पंडित भोजराज ने तैयार की और पंडित शिखरनाथ सुवेदी ने इसको प्रकाशित धार गोत्र प्रश्नावली नामक पुस्तक में दिया गया है। इस बारे में एक कथा भी है, वह मैं अलग से वीडियो में लाऊंगा। यह भी कहा जाता है कि एक समय गुरुंगों के अपने छोटे छोटे 9 थमगण राज्य भी थे। इनकी एक नहीं बल्कि 2 लिपियों की बात भी सामने आती है, खेमा लिपि और तमुफी लिपि। इनमें से खेमा लिपि को भारत में सिक्किम राज्य के गुरुंग भाषा प्रेमियों ने अपनाया है और स्कूल स्तर की पुस्तकें इसमें छपवाई गई है। गुरुंग प्रारंभ में आखेट करते थे, लेकिन जब वे हिमालय की ढलानों पर बस गए तो वे भेड़शालाओं के साथ रहते थे, यानी वे पशुपालन करने लगे। धीरे धीरे हिमालय की दक्षिणी ढलानों में बसते चले गए और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया, लेकिन वे भेड़ पालन, घोड़ा पालन भी करते रहे। गेल राजाओं के पतन के बाद जब शाह राजाओं का उत्थान हुआ, यानी शाह वंश सत्ता में आने लग गया, तो वे उनकी सेना में सेवा करने लगे थे। मुख्य तौर पर ये लोग आयुधजीवी थे, यानी मुख्य तौर पर सैनिक। ब्रिटिश सेना में विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले गजे घाले भी गुरुंग समाज से ही थे। वे गोरखा जिले के रहने वाले थे और 1934 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए थे। तब घाले की उम्र 22 साल थी। वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में 5वीं रॉयल गोरखा राइफल्स की 2री बटालियन में हवलदार थे। बर्मा यानी आज के म्यांमार की चिन हिल्स में जापानी सेनाओं की बढ़त को रोकते उन्होंने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया था। इसी वीरता के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। बाद में भारत के आज़ाद होने के बाद भी वे भारतीय सेना में सेवारत रहे। 20 फरवरी 1948 को उन्हें सूबेदार के पद पर प्रोन्नत किया गया था। बाद में वे एक कैप्टन के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तो यह थी गुरुंग समाज की गाथा, उनका इतिहास। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। आऊँगा जल्दी ही
इसी तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।